हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं लेके आ गया हूं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। कौन से चैप्टर पे? ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर में भी बेटे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है बेटे? जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जो हमने क्या किया, प्लान किया, अब उसको क्या करना है, बी इन एक्शन। अब उसे हमें एक्शन में लेके आना है। अब हमने काम क्या करना है, स्टार्ट करना है। जो हमने प्लानिंग कर ली थी, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, एक्शन में लेके आना है। ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ये किसका काम होता है? ऑर्गेनाइजिंग का। आगे समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना होता है बेटे? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग काम कैसे करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग काम कैसे करता है वो प्रोसेस में समझते हैं। सबसे पहले होता है बेटे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास काम करना क्या है। जो भी काम करना होगा उसको फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, जो भी वर्क है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जो हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट में वर्क को डिवाइड कर दिया है, फिर उसको उन्होंने एम्प्लॉयज को देंगे काम को, जो उस काम के क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस रखते हो। दूसरा है बेटे डिपार्टमेंटलाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब होता है किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां पे फिर डिपार्टमेंट बनाना। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और सब डिपार्टमेंट अपना अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे। परचेज वाला परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स वाला सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से। आगे चलते हैं। फिर है बेटे थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, अब हमने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ड्यूटीज क्या करनी है, असाइन करनी है। ठीक है, काम को क्या करना है, असाइन करना है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये काम करेगा, दूसरा एम्प्लॉय ये काम करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट ये काम करेगा। तो हम अब हमने काम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एम्प्लॉयज पे। लास्ट है बेटे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बेटे जब हम आप हमने, ठीक है, हम टॉप लेवल पे हैं, हमने अपने एम्प्लॉयज को वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि वर्क दे दिया और फिर हम घर चले जाएंगे। फिर शाम को जब छुट्टी होगी तो सारे एम्प्लॉयज आपके पास आएंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे कि सर जो आपने काम दिया था वो यहाँ तक हो गया है, कंप्लीट हो गया है, या अभी इसमें ये रह गया। तो इसको बोलते हैं एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है बेटे? सुपीरियर रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सीनियर सुपीरियर रिलेशन क्या होता है, जनरेट होता है। हम कैसे काम करते हैं, हमें स्केलर चेन फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है बेटे? स्केलर चेन फॉलो करना पड़ता है। जो जितने हायर लेवल में मैनेजर होंगे, लोग होंगे, उनके पास उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, जो जितने नीचे लेवल में होंगे उनके पास उतनी कम अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो ये हमने चारों पॉइंट समझ लिए। क्या है, मेरे साथ बोलिएगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। चार पॉइंट याद रखिएगा, 4 नंबर हमारे पक्के। आगे चलते हैं बेटे। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजिंग के? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बेटे? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, उनको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। हमने क्या पढ़ा था? हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिवीजन ऑफ वर्क, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। फिर कैसे उनको वर्कर्स को असाइन करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो एक्सपीरियंस होगा, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स, तो मुझे अगर यही पढ़ाने को दिया जाएगा तो उसमें स्पेशलाइजेशन आएगी। अगर बोल दिया जाए ललित सर आप फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं, तो फिर स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी। वर्क को एम्प्लॉयज के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटे?
क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये पहले से क्या होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन या कियोस की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट है बेटे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। अब हमने पहले से ही ड्यूटीज असाइन किए हैं, कौन काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। तो और वो उस काम में क्या होगा, एक्सपीरियंस परफेक्ट होगा, काम डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब एक ही काम को दो लोग नहीं करेंगे क्योंकि काम को हमने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रखा है, असाइन। तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है बेटे एडप्शन टू चेंज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडप्शन टू चेंज। फोर्थ पॉइंट, एडप्शन टू चेंज मतलब क्या होता है बेटे, समझते हैं। Whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can adapted systematically because organizing function creates different department and groups related activities under each department, ठीक है। तो कभी भी कह रहा है अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने पड़ गए, ठीक है, चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंजिंग। जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आएगी, सिचुएशन बदलेगी, तो हमें अपने डिपार्टमेंट में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होने की वजह से, जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, तो इससे आसानी हो जाती है, जो भी चेंजेस हैं हम उनको इजीली क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है बेटे पॉलिसीज बनाना, प्लान्स बनाना, मतलब अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट हैं उनको वर्क देना, उनसे काम करवाना। ये काम होता है टॉप लेवल का, जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। और आप अच्छे से अपने जो नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या कर पाओगे, एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट होता है बेटे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, सारे काम क्या हो रहे हैं बेटे, अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास एम्प्लॉय भी अच्छे हैं, सबको आपने काम असाइन कर रखा है उनकी क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो सब अपना बेस्ट देंगे, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे प्रॉफिट में आएगा, ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो यही होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। फायदा ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि बिजनेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ग्रोथ होता है, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ work and department. Companies can easily meet the challenges and can expand their activities in planned manner. Clear है? नेक्स्ट है बेटे डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मतलब बेटे यहाँ पे होता है एम्प्लॉइज, पर्सोनल मतलब क्या, एम्प्लॉइज। अब बेटे जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर बिजनेस का ही नहीं होगा, वहां पे जो एम्प्लॉइज हो रहे हैं उनका भी होगा। कैसे होगा, उनको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उनके साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, ठीक है, सेफ और सिक्योर जगह में वो काम कर रहे हो। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो मैनेजर होते हैं अपने कुछ काम को ट्रांसफर कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में, जिससे मैनेजर का वर्कलोड थोड़ा क्या हो जाता है, कम। और जब मैनेजर अपने काम को ट्रांसफर करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स में, तो सबऑर्डिनेट उस काम को अच्छे से करेगा और उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। गॉट इट? तो हमने ये भी समझ लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है बेटे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटे वो होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वन लाइन प्रोडक्ट फॉलो होते हैं। वन लाइन प्रोडक्ट मतलब ऐसी कंपनीज जो सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे बाटा कंपनी, जैसे मारुति कंपनी सिर्फ कार्स बनाती है, जैसे आईफोन सिर्फ मोबाइल फोन्स गैजेट्स बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो जो सिर्फ एक लाइन के प्रोडक्ट बनाते हैं उनको फॉलो करना होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जो कंपनी
मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है। कैसे प्रोडक्ट बनाती है? मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है। उनको फॉलो करना होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टीपल प्रोडक्ट बेटे, जैसे मैंने कल पिछली क्लास में भी समझाया था, टाटा कंपनी का एग्जांपल। टाटा सॉल्ट भी बनाती है, टाटा टी भी बनाती है, ठीक है, टाटा की कॉफी भी है, टाटा के एयरप्लेन्स भी है, जूडियो भी है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड हैं टाटा के, टाटा मोटर्स भी है, टाटा व्हीकल्स है। तो इतने सारे टाटा क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है। तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया क्या होता है बेटे? ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या है? एडवांटेज। कह रहा है बेटे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं लोग, क्योंकि एक ही तरीके के काम को उनको रिपीटेड वे में करना होता है, तो धीरे धीरे वो लोग उस काम में क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और आपस में क्या रहता है? उनके कंट्रोल रहता है। इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो मैनेजर होते हैं उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी, लोगों को मैनेज करने की एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटे, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जो एफर्ट्स हैं, जो वर्क हैं, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? कम। जो डुप्लीकेशन आता है काम को करने में, बार बार करना पड़ता है, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग फोकस ओनली लिमिटेड स्किल और वन फंक्शन ओनली। तो क्या कह रहा है? जो एम्प्लॉयज है हमें सिर्फ उसे एक ही काम सिखाना है, तो ट्रेनिंग थोड़ा आसान हो जाती है। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरीके से अच्छे से ध्यान दिया जाता है, तो इससे इसीलिए स्पेशलाइजेशन आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है बेटे? प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट में ध्यान दिया जाता है, अपने अपने डिपार्टमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल में ज्यादा फोकस, ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेटे ये होता है, ठीक है, एडवांटेज में बोल रहा था बेटर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ बोल रहा है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव करने के लिए वर्क करेंगे, उन्हें दूसरे के डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, कह रहा है फ्लेक्सिबल नहीं है, इसे आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट, ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, इनके बीच में क्या आ गया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सब अपने फायदे के लिए काम करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच में क्या आएगा? ये क्या होंगे? इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा। एक चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट आगे बढ़े, एक चाहेगा मेरा डिपार्टमेंट आगे बढ़े, दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, इससे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है बेटे आंसरेबल, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? आंसरेबल। अगर कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हुआ या किसी भी काम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप किसको आंसरेबल मानोगे? यहाँ पे ये मुश्किल होता है कि किसी को भी आप अकाउंटेबल बना सको। क्यों? क्योंकि एक पर्सन दूसरे पे ब्लेम करेगा, दूसरा तीसरे पे करेगा, तीसरा चौथे पे करेगा, इसीलिए आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हो, इसका एक और डिसएडवांटेज है। बेटे आ गए डिविजनल स्ट्रक्चर, हमने डिस्कस कर लिया था डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे हम किस में स्पेशलाइज हो जाते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी, टाटा का मैंने क्या बोला? सॉल्ट, तो वो सॉल्ट पे ध्यान देंगे। टाटा व्हीकल्स, तो वो सिर्फ व्हीकल्स में ध्यान देंगे। टाटा कॉफी, तो वो सिर्फ कॉफी में ध्यान देंगे। जूडियो, जूडियो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देगा, तो इससे जो प्रोडक्ट है उस पर हम क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन क्या लिए जाते हैं? जल्दी, क्योंकि अलग प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट और औरों से कोई मतलब नहीं। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। अगर टाटा नमक की सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, तो आप टाटा सॉल्ट से रिलेटेड जो मैनेजर होगा उससे क्वेश्चन कर सकते हो, वो किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात?
फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कह रहा है आपको नया डिपार्टमेंट खोलना है। अब मान लो टाटा कल कुछ भी बनाना चाहे तो एक और डिपार्टमेंट खोल देगा, एक और फैक्ट्री करेगा और आराम से काम शुरू करेगा, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ईजी है। डिसएडवांटेज क्या है बेटे, मोर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, रिसोर्सेस क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। जैसे टाटा सॉल्ट है तो उनके लिए अलग फैक्ट्री लगानी पड़ी होगी, टाटा व्हीकल है अलग फैक्ट्री लगानी पड़ी होगी, टाटा कॉफी टी है इनके लिए अलग फैक्ट्री, तो रिसोर्सेस ज्यादा चाहिए। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, किस पे ध्यान रखा जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट पे, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में अराइजेस अमंग डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब टाटा सॉल्ट वाला बोल दे कि सर टाटा व्हीकल को तो आपने ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए, उनकी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री बनाई, मेरी छोटी फैक्ट्री बना दी, इस तरीके से आपस में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट, जितने ज्यादा डिपार्टमेंट बनेंगे बेटे, ठीक है, जितनी ज्यादा फैक्ट्री बनेंगी वो क्या कॉस्ट क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, तो इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बेटे डिफरेंस मैंने बिजनेस के महाकुंभ वाली वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं, तो आप वहां पे जाके इनको पढ़ लीजिएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब किस पे डिस्कशन करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है बेटे जो डेलिबरेटली जानबूझ के बनाया जाता है, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जहां पे एक स्केलर चेन फॉलो की जाती है और सारे जो भी कम्युनिकेशन है वो रिटन फॉर्म में पास होती है, ठीक है, वहां पे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली जानबूझकर बनाया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटे, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल पहला पीरियड अपना 40 मिनट का है तो 40 मिनट का रहेगा, उसके बाद 35 मिनट का है तो 35, लेकिन अब फिर स्कूल में आप क्लास में जितने बच्चे हैं आपकी आपस में क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इनफॉर्मल, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट होने से। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटे, सिस्टमेटिक वर्किंग, क्या होगी, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। सिस्टमेटिक वर्किंग मतलब क्या होता है बेटे, जैसे स्कूल में आपका स्कूल की टाइमिंग मॉर्निंग में होगी, प्रेयर इस इतने बजे से स्टार्ट होगी, फर्स्ट पीरियड इतने बजे से स्टार्ट होगा, लंच इतने बजे होगा, तो सारा काम क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ऐसा ही कहाँ पे भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। सारे काम किस तरीके से होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से होंगे, सब ऑलरेडी प्री प्लान्ड होंगे। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि सब आपको पहले से ही प्री प्लान बताया गया होगा कि इस तरीके से आपने काम करना है, ऐसे काम करना है, तो कोई भी ओवरलैपिंग होने के चांसेस नहीं होते। कोऑर्डिनेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बेटे कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, आपने किसको रिपोर्ट करना है, सब चीजें आपको क्या होगी, बताई जाती है, इसीलिए आपके और आपके सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, ठीक है, क्या होने चाहिए, चेन ऑफ कमांड मतलब स्केलर चेन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, देखो लिखा है हु रिपोर्ट्स टू होम, हु रिपोर्ट्स टू होम, तो यहाँ पे चेन ऑफ कमांड होती है, स्केलर चेन फॉलो करते हैं। सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होगा, सबऑर्डिनेट किसको कांटेक्ट करेगा, सुपीरियर को। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, तो ध्यान रखना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया जाता है, वर्क पे, काम पे। चलो आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है बेटे, डिले इन एक्शन, आपने स्केलर चेन फॉलो करनी है, कुछ भी ठीक है डिसीजन लेना है तो आपने सबको पूछना पड़ेगा टॉप लेवल में, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो इससे क्या होगा, डिले होगा कोई भी डिसीजन लेने में। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, क्या फोकस करता है, कह रहा था सिर्फ वर्क, अभी हमने एडवांटेज में पढ़ा फोकस ऑन वर्क ओनली, ठीक है, सिर्फ एम्फेसिस किस पे देता है, वर्क में। सोशल नीड भी तो होती है, हम जा रहे हैं ठीक है स्कूल में, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने नहीं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, तो सोशल नीड्स भी फुलफिल होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, देखो एक डिसएडवांटेज ऊपर देखो 6th में
मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, वही फायदा बता दिया वही नुकसान भी, ठीक है। कह रहे सिर्फ और सिर्फ किस पे एम्फेसाइज करते हैं, काम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज को सोशल नीड्स को भी फुलफिल करना होता है, ये इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी आपको समझा दिया था, जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे देखो मैनेजर एम्प्लॉइज आपस में हंसते खेलते हुए बात कर रहे हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फायदे क्या होते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी में, फास्ट। फुलफिल सोशल नीड्स, ठीक है, यहाँ पे हम क्या फुलफिल कर सकते हैं, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। जैसे आप लोग भी स्कूल में जाते हो तो किसी का बर्थडे होता है तो शाम को बर्थडे पार्टी में जाते हो, ये सोशल नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स, जहाँ पे आप इंजॉय करते हो, फ्रेंडली होते हो, थोड़ा इस टाइप से। करेक्ट फीडबैक, अगर आपको फीडबैक लेना है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, जो छोटे सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ दोस्ती कर लो, तो जब धीरे धीरे दोस्ती अच्छी हो जाएगी तो वो आपको करेक्ट फीडबैक देंगे कि हाँ ये काम ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है बेटे, स्प्रेड र्यूमर्स, क्या फैलने का खतरा रहता है, र्यूमर्स, ठीक है, र्यूमर्स आप सब समझते हैं, ठीक है, वो फैलने का डर रहता है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कर लेते हो। मे ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट, ठीक है, मे ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं, कोई किसी से भी बात बोल लेता, कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है, कोई उसे सच मान लेगा, तो इससे र्यूमर्स फैलते हैं, र्यूमर्स फैलतेंगे तो किसी ने किसी के बारे में कुछ बात कर दी, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बिजनेस में क्या हो सकते हैं, निगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कोई एम्फेसिस नहीं दिया जाता, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई मतलब नहीं है, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। बेटे डिफरेंसेस फिर से मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब है बेटे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है बेटे, जो बॉस होता है, जो मैनेजर होता है, ठीक है, जो कौन होता है, मैनेजर होता है, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपनी कुछ पावर्स क्या कर देता है, उसका जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है उसको कुछ पावर क्या कर देते हैं बेटे, ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पावर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इस जो मैनेजर होता है बेटे, इसके पास ना डेली के रूटीन वर्क बहुत होते हैं, ठीक है, एक तो मेजर वर्क होंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी होंगे और कुछ रूटीन वर्क होते हैं, तो मैनेजर अपने कुछ रूटीन वर्क में से कुछ पावर्स, कुछ वर्क किसको ट्रांसफर कर देता है, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जो जस्ट उसके नीचे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे क्या होता है, मैनेजर अपने वर्कलोड को थोड़ा सा कम कर देता है और अपना मेन वर्क में अपना फोकस, ध्यान फिक्स कर सकता है, क्योंकि उसने जो रूटीन वर्क है वो किसको ट्रांसफर कर दिया, सबऑर्डिनेट को, इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ये याद रखना, इसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पावर को अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट में क्या कर देना बेटे, ट्रांसफर कर देना, ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, काम कैसे करता है डेलीगेशन, डेलीगेशन कैसे काम करता है बेटे, सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इमीडिएट सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वर्क, उसको अपना कुछ वर्क ट्रांसफर कर देगा कि आपसे आप ये काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले क्या दी जाएगी उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद है बेटे अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब है जब आप उसको कुछ काम करने को दे रहे हो तो भैया साथ में पावर भी तो दोगे कि आपके पास ये पावर है, आप ये चीज यूज कर सकते हो, क्लियर हो गई बात, उसको पावर भी दी जाएगी काम को करने के लिए। फिर होता है बेटे अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, आंसरेबल। अब भैया आपको काम दिया, काम को करने के लिए पावर थी, अब वो आप काम कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके लिए उसका आंसर भी तो दोगे, उसको रिपोर्ट भी तो करोगे, ठीक है, कि आपसे वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, डिफरेंसेस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं।
इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के फायदे क्या हैं? कह रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। कह रहा है इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास द रूटीन वर्क, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, किसको? टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, जिससे वो फ्री हो जाता है और कॉन्सेंट्रेट कर पाता है अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स में, ठीक है। जब मेन मैटर्स में, मेन इंपॉर्टेंट मैटर्स में बेटे जब वो फोकस कर पाएगा तो इफेक्टिव क्या होगा? मैनेजमेंट। और रूटीन वर्क जो डेली का है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? अपने सबऑर्डिनेट को। इससे मैनेजमेंट क्या हो जाता है? अच्छा। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का? एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। मैं मैनेजर हूं, मान लीजिए मैंने अपना कुछ रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, अब सबऑर्डिनेट उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, तो धीरे धीरे उनको, उनका भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उनको भी समझ में आएगा कि इस काम को कैसे करना है और आगे कैसे करवाना है, तो धीरे धीरे उनका भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उनकी भी ग्रोथ होगी। तो कह रहा है डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स। अब जब आप अपना काम दोगे एम्प्लॉइज को, तो वो भी फ्यूचर के लिए, मैनेजर बनने के लिए धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब मैनेजर अपने कुछ काम को अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करता है तो इससे एम्प्लॉइज क्या हो जाता है? मोटिवेट, ठीक है, उसको लगता है कि मैं कैपेबल था, ठीक है, मैं इस लायक था कि सर ने मुझे काम दिया और मैं इस काम को बहुत अच्छे से करूंगा, तो वो मोटिवेट हो जाता है और उस काम में अपना 100% देता है। नेक्स्ट है बेटे फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। फैसिलिटेट्स मतलब होता है हेल्प, फैसिलिटेट्स मतलब क्या होता है बेटे? हेल्प। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है उसको करने में हेल्प होता है। कह रहे हैं दिस डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। रूटीन वर्क हमने ट्रांसफर कर दिया, जब काम को ट्रांसफर किया तो अब एम्प्लॉइज उस काम को अपना बेस्ट देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। जब सारे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ग्रो करेगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। जहां पे भी बेटे हायरार्की वर्ड आएगा वहां पे समझ लेना क्या बोलना चाह रहा है? सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बेस हो जाता है, ठीक है, इससे क्या क्रिएट होता है? कह रहा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर। The extent of power delegated to subordinate decide who will report to whom and the power of each job position forms the management hierarchy. Clear हो गया? Hierarchy मतलब क्या फॉलो होता है? सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या होगा? कह रहे हैं डेलीगेशन करने से बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छा तालमेल होगा एम्प्लॉइज के बीच में ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो मैनेजर है उसका जो रूटीन वर्क अगर वो अपना ट्रांसफर कर देगा और अपना फोकस इंपॉर्टेंट मैटर में रखेगा तो उसका बर्डन थोड़ा क्या हो जाएगा? कम, कि अब उसने रूटीन वर्क में ध्यान नहीं देना है, इससे इसी उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा? रिड्यूस। बेटे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों की जाती है, तो याद रखना जो मैनेजर है अपना वर्कलोड क्या करना चाहता है? रिड्यूस। एक पॉइंट। तो बेटे अब आ जाते हैं हम लास्ट टॉपिक में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये मैं आपके साथ डिफरेंस में भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने डिफरेंसेस वाली वीडियोस जो बिजनेस का महाकुंभ है बहुत अच्छे से देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है बेटे? सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन फ्यू हैंड, और वो कौन से लेवल में? टॉप लेवल में। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है बेटे? इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहती है, अपने पास ही, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वो पावर क्या होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। आगे यहां तक बात। सेंट्रलाइजेशन बेटे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहां फॉलो होता है? ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कहां फॉलो होता है? स्मॉल बिजनेसेस में, ठीक है, जहां पे अनएजुकेटेड अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं वहां पे सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन कहां पे फॉलो होता है? लार्ज बिजनेस में, ठीक है, कहां पे? लार्ज बिजनेसेस पे। क्लियर हो गई बात? चलो आगे समझते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है।
कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में मैंने बताया था पावर अपने जस्ट इमीडिएट सबऑर्डिनेट में ट्रांसफर होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर सभी लेवल में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। क्लियर होगी बात। पहला रिलेशन कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इन डेलीगेशन we multiply the authority with 2, whereas in decentralization the authority is multiplied by many। डेलीगेशन में मैं मैनेजर हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को पावर दूंगा, तो इसीलिए कह रहा है कि वहां पे किस में अथॉरिटी होती है, विद 2। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मैनी, क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी में पावर क्या हो रही है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब है बेटे इंपॉर्टेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फायदे क्या हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, हमने समझ लिया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। इसका फायदा क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, passing of authority at middle and lower level shows that trust and faith of top level in their subordinate। ठीक है, तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। इनिशिएटिव मतलब होता है बेटे खुद से क्या लेना, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो यहाँ पे ना जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के लोग होते हैं उनके अंदर एक इनिशिएटिव आता है कि टॉप लेवल ने उनपे क्या किया है, भरोसा किया है, और वो उस काम को क्या करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। दिस ट्रस्ट एंड फेथ motivate the employees working at different level, they are allowed to take without seeking approval of superiors। जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो बिना किसी से पूछे डिसीजन ले सकते हैं, इससे वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं बहुत अच्छा काम करने के लिए। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब बेटे हम अपने एक एम्प्लॉइज को क्या देंगे, पावर देंगे, काम देंगे और अकाउंटेबिलिटी, तो वो धीरे धीरे अपने नीचे जो लोग हैं उनको मैनेज करना सीखेगा, काम उनसे कैसे करवाए, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, डिसीजन लेना। तो धीरे धीरे वो भी फ्यूचर में क्या रेडी हो रहा है, मैनेजर बनने के लिए रेडी हो रहा है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे होंगे बेटे डिसेंट्रलाइजेशन में, बहुत जल्दी जल्दी होंगे। क्यों, क्योंकि अब आपको किसी से पूछना नहीं है। हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जो सबऑर्डिनेट है अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ सुपीरियर्स। अब आपको काम दिया है, उसकी अथॉरिटी भी दी है, अभी हमने पढ़ा था, पावर भी तो दी है। जब आपको पावर दी है तो आप खुद ही से डिसीजन लोगे, और जब खुद डिसीजन लोगे तो आपने किसी से पूछना नहीं है, जल्दी से जल्दी आप डिसीजन लोगे। फिर कह रहा है बेटे रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर डेलीगेशन में, यहाँ पे किसको रिलीफ मिलता है, टॉप लेवल को, क्योंकि टॉप लेवल ने अपना मैक्सिमम काम क्या कर दिया होता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उनका वो बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, इससे क्या होता है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आती है। सब लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब काम अच्छे से करेंगे, सब काम अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रो करेगा। बेटर कंट्रोल, आप बिजनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सबको अपना अपना काम पता है, सबको किनको मैनेज करना है, किसको आंसरेबल होना है, क्या होना है, तो इससे बिजनेस में कंट्रोल बहुत इजी होता है, कंफ्यूजन और कियोस्क की सिचुएशन नहीं होती है। तो बेटे ये था आपके लिए पूरा पूरा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर। ठीक है, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बस बेटे ये आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।